हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि डाइल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है कंडक्टेंस के ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर, मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक के साथ में। टॉपिक का नाम है हमारा अफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। हमने डाइल्यूशन के प्रभाव देखने हैं, अफेक्ट देखने हैं। देखो डाइल्यूशन क्या होता है। डाइल्यूशन से हमारा मतलब है कि हम उसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं। हमारे पास में कोई सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। यानी जैसे मैं अगर सिंपल एग्जांपल अगर लेके चलूं तो मान लेते हैं मेरे पास में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास में वाटर है। ये मैंने लिक्विड में यहाँ पे जमा कर लिया। ये क्या है, यहाँ पे पानी है या फिर आप कह सकते हैं वाटर है। और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। ये डाल दिया मैंने इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो स्पीसीज होती हैं जो अपने आयंस के अंदर टूट जाती हैं। तो जैसे ही इसको पानी के अंदर डाला ये दो आयंस में टूट जाएंगी। जैसे मैं कह देता हूं ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव के अंदर ये टूट चुकी हैं। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि डाइल्यूशन का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट अपने आयन के अंदर टूट गया। आयन के अंदर जैसे ही टूटेगा ये फिर आयन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। और फ्लो होने के कारण क्या जनरेट होगी, कंडक्टेंस जनरेट होगी। तो वो कहता है कि अगर मैं इसके अंदर डाइल्यूशन करता हूं, यानी पानी की संख्या अगर मैं बढ़ा रहा हूं इसके अंदर, तो कंडक्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे मैं मान के चलता हूं कि यहाँ पर पहले कितना पानी था। यहाँ पर पहले मैं मान लेता हूं कि 1 लीटर पानी था। ठीक है, और 1 लीटर पानी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के जो आयन है वो कितने प्रेजेंट हैं, 2 आयन है। एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। अब मैं मान लेता हूं कि मैंने इसका लेवल 2 लीटर तक बढ़ा दिया। ये मैंने बढ़ा दिया 2 लीटर तक। अब इसके अंदर पानी कितना हो गया, अब इसके अंदर पानी हो गया 2 लीटर, यानी मैंने डाइल्यूशन कर दिया। अब 2 लीटर के अंदर आयन कितने हैं, आयन तो 2 ही हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे जैसे मैंने डाइल्यूशन इंक्रीज किया है, ध्यान से समझना बात को, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे जैसे मैंने डाइल्यूशन को इंक्रीज किया, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हुई है, आयन की डिक्रीज हुई है। क्यों, क्योंकि अगर 1 लीटर के अंदर 2 आयन है तो 2 लीटर के अंदर कम से कम 4 आयन तो होने चाहिए थे, लेकिन कंसंट्रेशन तो उतनी ही रही। 1 लीटर के अंदर भी 2 आयन है और 2 लीटर के अंदर भी 2 आयन है ना। तो यहाँ पे जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज किया, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस डिक्रीज हुई है। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस तो डिक्रीज हुई है, लेकिन आयंस के बीच में क्या हुई है, डिस्टेंस इंक्रीज हुई है। जैसे मैं कहूं कि ए और बी के बीच में पहले ये क्या थे, बिल्कुल क्लोज थे, है ना। लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूशन हुआ है इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, क्योंकि जगह इनको ज्यादा मिल जाएगी ना इनको फ्लो करने के लिए। तो डिस्टेंस बिटवीन आयंस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। डिस्टेंस बिटवीन आयंस ये क्या हुई है, ये इंक्रीज हुई है। अब डिस्टेंस दोनों आयन के बीच में अगर ज्यादा है तो वो आसानी से फ्लो कर पाएंगे, यानी ईज ऑफ फ्लो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन इंक्रीजेस। अब जितना ज्यादा ईज ऑफ फ्लो होगा आयन, यानी जितनी आसानी से वो फ्लो कर पाएगा, उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, कंडक्टेंस हो जाएगी। तो यहां पे कंडक्टेंस क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। कंडक्टेंस क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि डाइल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है कंडक्टेंस के ऊपर। देखो जैसे जैसे हमने डाइल्यूशन बढ़ाई, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, क्योंकि 1 लीटर के अंदर भी 2 आयन थे, 2 लीटर के अंदर भी 2 आयन थे। फिर डिस्टेंस बिटवीन द आयंस भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इससे मुझे पता चल गया कि ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण कंडक्टेंस भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डाइल्यूशन का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से हमारा मतलब है कि हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट है और वो इलेक्ट्रोलाइट कितनी अपनी कैपेसिटी के आधार पे डिसोसिएट हो रहा है। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइट ही डलेगा तभी सॉल्यूशन बनेगा ना। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने इनको डिटेल में देखना है तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हें मैं कहता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और ये क्या होते हैं, ये 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं। यानी अगर मैं मान के चलूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम जनरली क्या कह देते हैं, एक कह देते हैं उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इसका क्या होता है, इसका लेस देन 1 होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेस देन 1 होता है। ठीक है, तो यहां से हमें एक बात हम ये कह सकते हैं कि जैसे मैं मान के चलूं मेरे पास में क्या है, मेरे पास में लिक्विड था, यहां पे मेरे पास में क्या था, पानी था, और पानी के अंदर क्या थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मैंने मिला दिए। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं पानी ले रहा हूं 1 लीटर, मैंने पानी लिया 1 लीटर, तो 1 लीटर पानी के अंदर जैसे ही मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, है ना। तो ये यहाँ पे 1 लीटर के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है।
अब मैं अगर डाइल्यूशन करता हूं यानी पानी की संख्या इसके अंदर और बढ़ाता हूं तो क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो पहले ही 1 लीटर के अंदर डिसोसिएट हो चुका था। अब चाहे उसके अंदर कितना भी पानी ऐड करो और ज्यादा थोड़ी टूटेगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जैसे जैसे आप डाइल्यूशन करते हैं, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाते हैं ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ती चली जाती है। अब ये बात मुझे कैसे पता चली? देखो मैंने क्या बताया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। कैसे पता चलता है मुझे इस बात का? हमने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का, ठीक है, जो कि स्पेशल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें हमने बताया था कि जो जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस घटती है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस घटती है, वैसे वैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है। कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कैसे भाई? देखो जैसे जैसे डाइल्यूशन कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस घट रही थी, तो जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस तो घटती है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लग जाती है। तो मैं आपको एक बार रिकैप करवा देता हूं कि ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ होता क्या है। देखो मैं यहां पे लिख देता हूं ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हम मान के चलते हैं, हमने कोई एग्जांपल ले लिया एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो CH3COH ले लिया। अब जैसे ही मैंने इसको एक्वियस मीडियम में डाला, ये क्या हो चुका है? डिसोसिएट होगा, लेकिन ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसे आयंस देगा? CH3COO नेगेटिव और प्लस में क्या दे देगा? H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कर देगा। अब मैं मान के चलता हूं कि इनिशियल स्टेट यानी एट टाइम जीरो के ऊपर इसकी कंसेंट्रेशन क्या थी? C थी, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ भी नहीं हुआ होगा क्योंकि टाइम क्या है? 0 है। अब मैं मान के चलता हूं कि टाइम क्या कहां तक पहुंच चुका है? इक्विलिब्रियम तक पहुंच चुका है। अब जैसे ही टाइम इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा, इसकी कुछ कंसंट्रेशन क्या हो चुकी होगी? डिसोसिएट हो चुकी होगी, यानी C क्या है? कंसंट्रेशन है, और अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो इतनी कंसंट्रेशन डिसोसिएट हो चुकी होगी, तो इसकी कितनी कंसंट्रेशन होगी? इसकी भी C अल्फा होगी और इसकी भी C अल्फा होगी। अब इक्विलिब्रियम के ऊपर देखो, यहाँ पे क्या है? ये इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? K होता है। अब मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K होता है वो किसके बराबर होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये रही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और ये रही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो लिख देते हैं, देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये हमने लिख दी C अल्फा इंटू में C अल्फा डिवाइड में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है? C माइनस C अल्फा, इसमें से C माइनस C अल्फा। इसमें से अगर मैं C कॉमन ले लूं तो क्या रह जाएगा? 1 माइनस अल्फा अंदर रह जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैं अलग से स्टेप में ले लेता हूँ। देखो ये बन जाएगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इनकी तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? C कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फा आ गया। यहाँ पे C से क्या हो जाएगा? C कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये अल्फा है, देखो ये वाला जो अल्फा है ये क्या है? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होती है? वेरी लेस होती है, वेरी लेस होती है, बहुत कम होती है। इसीलिए हम यहाँ पे 1 माइनस अल्फा को क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बचता क्या है? K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बचता है। और यहाँ पे अगर मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट K अपॉन में C आ जाएगी। तो यहां से मुझे क्या बात पता चल गई कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगी? इंक्रीज होगी। और यही बात तो हमने बताई है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए केस में हम ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को पढ़ते हैं, जो कि हमारा 11th क्लास का टॉपिक है। अब हम देखते हैं कि डाइल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है कंडक्टिविटी के ऊपर। तो देखो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी क्या होती है? जो कंडक्टिविटी होती है वो मेनली कंडक्टेंस ही होती है। क्या होती है? कंडक्टेंस होती है। कंडक्टेंस किसकी होती है? 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की होती है। कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी कहते हैं। तो अब हम इसका प्रभाव देखेंगे कि डाइल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। तो हम पहले सॉल्यूशन बना लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे बीकर ले लिया, बीकर के अंदर मैंने ले लिया पानी, और वो पानी कितना ले लिया? 1 लीटर पानी ले लिया। अब 1 लीटर पानी के अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट कितने डाले हैं? 1 ml इलेक्ट्रोलाइट डाले होंगे। वो इलेक्ट्रोलाइट जो डाले हैं वो अपने आयंस के अंदर टूटते हैं। कौन कौन से आयन होते हैं? A पॉजिटिव और
बी नेगेटिव आयन के अंदर टूटते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी यहाँ पे कि 2 आयन कितने लीटर पानी के अंदर प्रेजेंट हैं, 1 लीटर के अंदर। तो 2 आयन प्रेजेंट हैं 1 लीटर पानी के अंदर, यानी 2 आयन की वजह से क्या आ रही है यहाँ पे, कंडक्टिविटी आ रही है। तो कंडक्टिविटी कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको डाइल्यूट करता हूं। जैसे मैंने अब ये डाइल्यूशन कर दिया, अब डाइल्यूशन में कितना पानी हो गया, 1 लीटर पानी मैंने और बढ़ा दिया तो 2 लीटर पानी हो गई। अब जो कंडक्टिविटी होगी वो 2 आयन की ही होगी, कितने पानी के अंदर, 2 लीटर पानी के अंदर। तो कंडक्टिविटी हो गई अब आपकी, कितनी है कंडक्टिविटी, आयन कितने हैं, 2 ही आयन हैं। कितने लीटर पानी के अंदर है, 2 लीटर पानी के अंदर है, तो 2 आ गया। अब कंडक्टिविटी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो देखो डाइल्यूशन के ऊपर जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है ना, यहाँ पे लिख देते हैं कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे कंडक्टिविटी जो होती है, कापा की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हम देखते हैं कि डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो हमने फॉर्मूले पढ़े थे हमने पिछले लेक्चर में, अगर आपने इनका पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका फार्मूला क्या पढ़ा था, कापा इंटू में वॉल्यूम पढ़ा था, है ना। सिमिलरली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का भी सेम फार्मूला पढ़ा था कि कापा इंटू में वॉल्यूम पढ़ा था। लेकिन अभी अभी हमने देखा कि जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी की वैल्यू तो डिक्रीज हो रही है ना। तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, जैसे जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, जो कंडक्टिविटी यानी कापा की वैल्यू थी वो तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम अब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले 1 लीटर पानी था लेकिन अब कितना हो चुका है, 2 लीटर पानी हो चुका है। तो एकदम से वॉल्यूम की संख्या तो बढ़ रही है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बट वॉल्यूम यहाँ पे लिख देते हैं बाकी नीचे, बट वॉल्यूम इंक्रीजेज अब्रप्टली, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, एब्रप्टली इंक्रीज होता है। सो वी कैन से दैट, यहां पे लिख देता हूं भी आप देख लेना, सो वी कैन से दैट, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट ऑन डाइल्यूशन कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये था आपका लेक्चर कि डाइल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ता है कंडक्टेंस के ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर, मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ऊपर या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर। आशा है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।